डियर अर्थलिंग्स, कैसे हो आप लोग? होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन, हेल्दी, स्टडिंग। कुछ लोग का 10th का यूनिट टेस्ट भी आ जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना जैसे जैसे तैयारी कर पा रहे हो वैसे करो, सब प्रॉब्लम के बीच में हुआ है। मगर जितना भी अगर इलेक्ट्रिसिटी जिनका आ रहा है वो अगर टॉप टू बॉटम अच्छे से एक बार देख लेगा, आई डोंट थिंक दैट नो क्वेश्चन विल बी अनटच्ड। एवरी क्वेश्चन यू विल बी एबल टू सॉल्व। और थोड़ा सा वीडियो लेट आया, रीज़न यू कैन, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। माइक थोड़ा सा इम्प्रूव्ड हुआ है, बाकी थोड़ा सा सेटअप को थोड़ा सा बेटर करना था जस्ट फॉर यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज लास्ट पार्ट होगा, आई गेस पार्ट 14 या पार्ट 14 इज, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन, ये बहुत हाई ऑर्डर थिंकिंग लेवल क्वेश्चन है। नॉर्मली बोर्ड में बहुत रेयरली आता है, नॉर्मली आता नहीं है। इससे पहले तक अगर तुम सब कुछ कर चुके हो, यानी यू आर टोटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस चैप्टर, कि बोर्ड लेवल का, बोर्ड से उसमें हार्ड भी क्वेश्चन आएंगे तो भी तुम लोग कर पाओगे। ये थोड़ा सा और, जिनको लगता है कि हाँ मेरे को थोड़ा सा और, मतलब ये सब जो पिछले वाला सर करवाया है ना क्वेश्चंस, वो पानी जैसा है, कुछ नहीं है। तो उन लोग के लिए कि और थोड़ा सा अगर वो बेटर करना चाहते हैं, और थोड़ा सा उसको ज़्यादा सोच, मतलब जो साइंस के लिए थोड़ा सा ज़्यादा सोचता है, जिनको कुछ है फ्यूचर में साइंस के लिए कुछ अलग से कुछ करना है, कुछ स्पेशल करना है, तो उसके लिए। बाकी ये क्वेश्चन कोई भी कर सकता है, इतना सिंपल तरीके से समझ में आएगा, सबके लिए समझ में आएगा। बट नेसेसरी नहीं है, मतलब एकदम करना ही करना है ऐसी बात भी नहीं है। बट मैं बोलूँगा सब लोग देखो, मज़ा आएगा, कुछ तो सीखने को मिलेगा, भले हम लोग बहुत ज़्यादा इसके ऊपर प्रैक्टिस ना करें। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, यू कैन रीड इट एट द बॉटम, कि एक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर, इट कंज्यूम्स 1 किलोवाट। 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट मतलब पावर के बारे में बता दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुरंत नोट डाउन करो 1 किलोवाट। इंफॉर्मेशन मीन्स तुम्हारे पास मैथ्स का आधा चीज़ मतलब मिलना चाहिए। 1000 वाट में कन्वर्ट करना है, बिकॉज वी ऑल नो दैट एसआई यूनिट के बिना हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ओके, अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि एक जो फ्यूज़ लगाया हुआ है, तो फ्यूज़ कितना, उसका रेटिंग कितना होगा अगर वोल्टेज 220 वोल्ट है तो। वोल्टेज भी बताए, अरे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। मगर फ्यूज़ का रेटिंग कितना है? अब फ्यूज़ का ऑलरेडी हम लोग पिछले पार्ट में देख चुके कि फ्यूज़ का काम है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस में ओवरलोडिंग, एक्स्ट्रा करंट आ जाए, उसका कैपेसिटी, उसका जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सहने का ताकत है, उससे अगर ज़्यादा करंट आ गया तो वो हीट हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। इसका मतलब है हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि इसके अंदर से मैक्सिमम करंट कितना जा पाता है, वो निकाल लेंगे तो आई गेस हम लोग फ्यूज़ निकाल पाएंगे। अब देखो क्या होता है, तो फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं कि P है, हमारे पास V है, तो करंट निकालने के लिए यही तो फॉर्मूला है, और क्या है, पावर, वोल्टेज और करंट का। तो P/V बहुत ही सिंपल तरीके से I आ गया, और 1000, बोलो कुछ हार्ड लग रहा है क्या? एकदम सिंपल है, 0 से 0 कट गया। अच्छा, तो 2 11 या 22, 250, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 11 4 या 44, 6 11, पॉइंट आ जाएगा 11 6 4.6, ऐसे ही रख देते हैं 4.5, हाँ ऐसे ही कुछ आ रहा है। 11 4 जा 44, 6 आया, पॉइंट लिया, 0 आया। अच्छा 11 5 जा, सॉरी 5, इतना एम्पियर क्या आ रहा है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, तो इतना इसका मैक्सिमम कैपेसिटी ये है, 1 सेकेंड में, मतलब उसके अंदर से इतना करंट जा सकता है, समझ रहे हो ना? 4.5 एम्पियर मैक्सिमम, क्योंकि बोल दिया कि इतना करंट वो कंज्यूम कर सकता है, वही उसका पावर है हाईएस्ट। 1 सेकेंड में 1000 वाट का मतलब क्या है? 1 सेकेंड में 1000 जूल वो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर सकता है। 1000 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी 220 वोल्ट में, मतलब इतना करंट उसके अंदर से मैक्सिमम जा सकता है। तो फ्यूज़ कितने का होगा? अब तुम बोलोगे सर मैक्सिमम इतना है, तो फ्यूज़ भी हम लोग इतना ही अमाउंट ऑफ रख देंगे। मतलब क्या, जैसे ही मैक्सिमम रीच करेगा तो फ्यूज़ फिर कट हो जाएगा।
कोई भी अप्लायंसेस अगर ठीक ठाक तुम्हारा घर चल रहा है तो हर एक अप्लायंसेस अपना मैक्सिमम लेवल ऑफ करंट ही तो कंज्यूम करेगा, तभी तो वो अच्छे से परफॉर्म करेगा। वरना तुम्हारा बल्ब डिम डिम जलेगा, तुम्हारा पंखा धीमे चलेगा, तुम्हारा हीटर कम हीट करेगा, वो तो अपना हाईएस्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ही कंज्यूम करेगा और वो अच्छी बात है, उससे ज़्यादा होना अच्छी बात नहीं है। अब सोचो, जैसे ही कोई अपना हाईएस्ट लेवल रीच कर जाए और अगर फ्यूज़ उतना ही लेवल यानी 4.5 एम्पियर करंट विथस्टैंड करने का अगर उसके पास पावर है, कैपेसिटी है, तो ये तो चला अपना अप्लायंसेस तो काम किया, मगर वो 4.5 एम्पियर ही सहन कर पाया और उससे थोड़ा भी 19-20 हुआ, 0.001 एम्पियर भी बढ़ गया तो फ्यूज़ कट जाएगा। क्या मालूम उतना ही अमाउंट में कट गया, 4.5 एम्पियर में थोड़ा देर तक चला, क्योंकि वो कट टू कट है ना। तो हम लोग इससे उसको थोड़ा सा ज़्यादा रेटिंग में रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते। बहुत ज़्यादा क्यों नहीं रख सकते? फिर तो भाई मतलब ही नहीं हुआ। अब 6 एम्पियर मान के चलो फ्यूज़, हम लोग ने ऐसा फ्यूज़ बनाया कि 6 एम्पियर तक वो करंट सहन कर सकता है, तो क्या 4.5 एम्पियर से एक्सीड होकर 5 चला गया और 5 एम्पियर इसको सहन करने का शक्ति नहीं है, पिघल गया, हीटर जल गया। फॉर्मूला ये होता है कि जो भी हमारा फ्यूज़ का, अगर तुमको ये थोड़ा सा नया चीज़ जानोगे, 10th लेवल में उतना तो आता नहीं है, मगर कभी मान के चलो कोई ओलंपियाड देने के लिए गया, कुछ दिया, उन लोग लेवल के लिए आता है। फ्यूज़ का जितना भी तुमको रेटिंग डिसाइड करना है, रेटिंग पूछा, रेटिंग मतलब उसमें लिखा रहता है कि वो कितना हाईएस्ट अमाउंट ऑफ करंट, वोल्टेज कितना क्या सहन कर सकता है। तो अब रेटिंग हम लोग करंट के हिसाब से देख रहे हैं, तो जो भी करंट सर्किट के अंदर या अप्लायंसेस के अंदर जा पाता है उससे 1.25 टाइम्स ज़्यादा रेटिंग रख सकते हैं। 1.25 टाइम्स यानी बहुत ही कम, जो उसका मैक्सिमम कैपेसिटी है उससे थोड़ा सा ज़्यादा। क्यों? क्योंकि देखो करंट आया, अगर थोड़ा ज़्यादा भी आ जाता है ना तो कुछ मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड के लिए वो करंट टिकता है, फिर निकल जाता है। मगर अगर ज़्यादा बहुत लंबा समय तक चलता गया तो करंट क्या होगा, करंट बड़ा, फ्यूज़ का हीटिंग बढ़ा, और जैसे ही कुछ देर तक हीटिंग बढ़ के मतलब क्या बोले स्टेबल हो गया, हाई अमाउंट ऑफ करंट अगर लंबा समय तक चलता गया तो फ्यूज़ अपना मेल्टिंग पॉइंट रीच करेगा, मेल्टिंग पॉइंट रीच करके मेल्ट हो जाएगा, सर्किट ब्रेक। मगर मैक्सिमम कैपेसिटी में तो हमेशा करंट चलेगा ही। अगर तुम्हारा घर का सर्किट ओके है, सब कुछ सप्लाई बराबर है, तो 4.5 एम्पियर तक ही तो हमेशा चलने वाला है करंट, और फ्यूज़ हमेशा उतना ही अमाउंट ऑफ करंट झेलता रहेगा, थोड़ा सा गर्मी बढ़ जाएगा, पिघल जाएगा। तो उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा के रखा हुआ है, समझ में आ रहा है? तो इससे 4.5 इंटू 1.25 मल्टीप्लाई करके देख लेना, जितना उसका एम्पियर होगा वो होगा फ्यूज़ का रेटिंग। मल्टीप्लाई मैं क्यों करूँ, अभी तुम लोग करो, इतना आलसी मत बनो, ठीक है? ये तुम्हारा फ्यूज़ का रेटिंग होगा। घर में कोई भी अप्लायंस हो, कि ये एक नॉर्मल फार्मूला है कि अगर कोई अप्लायंसेस 100 एम्पियर सहन कर सकता है तो बोला जाता है कि चलो 125, मतलब उससे थोड़ा सा 125 एम्पियर तक मतलब कर सकता है, ऐसे बोला जाता है, बट एक्चुअली उससे 1.25 टाइम्स परसेंटेज में कैलकुलेट करके निकाला गया है। इतना टाइम ज़्यादा हम लोग रख सकते हैं, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। क्लियर? ओके। नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल बहुत मज़ेदार है, प्रैक्टिकल कि आई वेंट टू अ लैबोरेटरी, आई टुक 3 रेजिस्टेंस, आई मेजर्ड इट, एमीटर से मेजर किया, एक सर्टेन वोल्टेज अप्लाई किया, कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई किया, मैंने 3 रेजिस्टेंस लिया, एक R1 लिया, एक R2 लिया और एक R3 लिया, ठीक है? सबको मैंने बारी बारी से अलग अलग से मेजर किया एमीटर से। मेजर करने के बाद इस गेम का रूल ये रहा कि मैं तुमको नहीं बताऊंगा कि विच रेजिस्टेंस इज मोर और लेस, मैं तुमको उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दूंगा, मैं उसको ग्राफ से समझाऊंगा। अब ग्राफ से समझ के तुमको बताना पड़ेगा कि विच रेजिस्टेंस इज मोर एंड विच रेजिस्टेंस इज लोअर। ये गेम का रूल है। तो देखो मैंने तुमको ग्राफ कैसे दिया वो देखो, ये I का और ये V का, और हम लोग को पहले ही हम लोग को पता चल चुका है कि V और I का जो ग्राफ, जो स्लोप बनता है वो किसका होता है? रेजिस्टेंस का। एक ऐसे आया, एक ऐसे आया और एक
ठीक है, बस ये बना, ये R1 का बनाया मैं, ये R2 का बनाया, ये R3 का बनाया। नाउ यू हैव टू टेल जस्ट बाय सीइंग द ग्राफ विच रेजिस्टेंस इज मोर, विच इज मॉडरेट एंड विच इज द हाइएस्ट। तो देखो हम लोग को ये पता चल गया है कि जो दोनों चीज़ को डिवाइड करके जो चीज़ आता है, V और I को डिवाइड करके R आता है, इसका मतलब Y और X एक्सिस में उन दोनों को रखोगे तो उनका स्लोप आने वाला है। ये कानून है, ये हम लोग ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर जब अच्छे से पढ़ेंगे, 10th में ही है, तब हम लोग समझ पाएंगे, कॉस थीटा टैन थीटा का कॉन्सेप्ट से ये सब समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। मगर अगर तुम्हारा कोई अगर ग्राफ बन रहा है और ग्राफ में y एक्सिस में जो क्वांटिटी है, x एक्सिस में जो क्वांटिटी है, उन दोनों का जो स्लोप बनता है वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी, ये अलग ये अलग ये अलग, तो समझ जाना पड़ेगा कि इसको और इसको डिवाइड करने से ये आता है। यही ग्राफ का फॉर्मूला बोलो, लॉ बोलो। अच्छा, मगर ये समझना पड़ेगा कि कौन ज़्यादा कौन कम कैसे समझ सकते हैं। देखो उसका बहुत सिंपल बात है कि अगर मैं इसको ग्राफ को कैसे करते, y को नापते, x को नापते, y को नापते, x को नापते, तो बस करंट को फॉलो करते हैं। हम लोग को ये पता है कि R और I का 36 का आंकड़ा रहता है, दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो जहाँ पे करंट कम वहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा। अगर रेजिस्टेंस हाई है उसका मतलब ये है कि उसमें करंट कम पास हो रहा था। तो इसका मैंने प्लॉट किया, इसका मैंने प्लॉट किया, इसका मैंने प्लॉट किया, और इस कॉन्सेप्ट से सोचो कि किसके अंदर करंट सबसे कम है। R1 का I का वैल्यू देखो, इतना सा ही I आया है। R2 का देखो, थोड़ा सा करंट ज़्यादा जा पा रहा है, और R3 का देखो कितना ज़्यादा करंट जा पा रहा है। I का जो ग्राफ वो कितना ज़्यादा बढ़ पा रहा है। इस पॉइंट को बनने के लिए I को तो ट्रैवल करना पड़ा ना, तो सबसे ज़्यादा I इधर से बढ़ रहा है, मान के चलो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, ऐसे करते करते बढ़ रहा है। तो सबसे ज़्यादा किस में करंट जा पा रहा है, R3 में। और जो रेजिस्टेंस में सबसे ज़्यादा करंट जा पाएगा वो सबसे क्या होगा, सबसे लीस्ट होगा। उससे ज़्यादा कौन जा पा रहा है, R2। उससे कम करंट किस में गया, I, उसका मतलब रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा। तो इससे एक समझ क्या मिल गया, जिसका स्लोप सबसे ज़्यादा स्टीप, जिसका ढलान सबसे मतलब स्टीप होता है, स्टीप समझते हो ना, पहाड़ जितना खड़ा ही होगा, मतलब समझ जाना है कि वो रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा। ये एंगल जितना कम होता है, ये एंगल जितना छोटा होगा, यानी इसको स्लोप बोला जाता है, दिस इज द स्लोप। ये स्लोप जितना डाउनवर्ड होगा, इसका मतलब है कि वो रेजिस्टेंस उतना कम है। डाउन टू अर्थ इंसान जितना कम, ये ज़्यादा मगजमारी नहीं करता, हाँ भाई सो जाता है। ये ऐसे करते करते और घटेगा और घटेगा, उसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस ये अगर घटता गया तो क्या होगा, सोचो ना, करंट और बढ़ते जाएगा और बढ़ते जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है। आर यू क्लियर? ओके। सो ये बहुत एक मज़ेदार न्यूमेरिकल था, ये प्रैक्टिकल लेवल का चुप, मतलब ऐसे ओलंपियाड्स में, ऐसे टाइप का ओलंपियाड्स में, या बहुत कुछ हाई लेवल न्यूमेरिकल में, कॉन्सेप्चुअल जगह पे ये काम आता है। मैं पहले ही बोला कि जिनको ऐसे लगता है कि मेरे को थोड़ा सा साइंस के ऊपर ज़्यादा सोचना चाहिए, ये सब तो बहुत बेसिक, ये तो बहुत सिंपल चीज़ है, वैसे इतना सिंपल से वाइब्रेनो समझा दे रहा है, तो ये जो पुराना वाला न्यूमेरिकल है वो तो एकदम पानी जैसा है, गटक जा रहा है। तो थोड़ा सा उनके लिए वेरी ब्यूटीफुल न्यूमेरिकल। सी हियर इज अ सर्किट, यू कैन सी द की। इसमें हम लोग का जो पावर दिया गया है, एक्सटर्नल वोल्टेज, हम लोग बाहर से एक्सटर्नल वोल्टेज दे रहे हैं। इसमें एक 4 ओम है और इसके साथ अटैच्ड है 2 पैरेलल 8 ओम का रेजिस्टेंस। इधर एक एमीटर ज्वाइन किया गया है। और देखो इसमें 5 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कनेक्शन। ये बहुत सिंपल है सर, इफेक्टिव नाम सुन के कोई सोच रहा है, मतलब ये जो पैरेलल रेजिस्टेंस है इनका टोटल नेट रेजिस्टेंस कितना है। तो कोई तुरंत कर देगा नंबर ए का कि भाई सर हम लोगों को तो पता है कि 1 इसको आर पैरेलल नाम दे देते, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएगा पैरेलल कनेक्शन में, तो 1/RP रेसिप्रोकल करके करना पड़ता है। 1/8 + 1/8, 8 LCM हो गया, 2 1 4।
है क्या ना, होगा कि नहीं, पलट जाएगा। ये 1/4 ओम आया तो RP इज इक्वल टू 4 ओम, यानी ये कुल मिला के ये पूरा सर्किट में बस 4 ओम ही रेजिस्टेंस डाल रहा है, भले ये 8 ओम है, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस का वैल्यू घट जाता है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इतना है। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन ये बताया जा रहा है कि ये जो 4 ओम रेजिस्टेंस है इसके ऊपर इफेक्टिव इलेक्ट्रिक करंट कितना है। तो इसको मैं नीचे करता हूं, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक करंट कितना है सोचो। इलेक्ट्रिक करंट टोटल निकालने के लिए समझना पड़ेगा, पहले हम लोग टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो करंट जाएगा वो डिपेंड करता है कि सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है कि नहीं, क्योंकि ये तो सीरीज में है, तो किसी के साथ पैरेलल में नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले काम करते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस RT, T फॉर टोटल। अच्छा, ये कितना है 4 ओम प्लस ये टोटल मिलके कितना है R पैरेलल, वो भी अभी आया 4 ओम, तो 4 + 4 इज इक्वल टू 8 ओम, ये आ गया हमारे पास, ये टोटल रेजिस्टेंस है। अच्छा, थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि सबको पता है, तो V/R टोटल इज इक्वल टू I आ जाएगा, यही हमको टोटल करंट बताएगा। तो V कितना है, हम लोग को V का वैल्यू इधर नहीं बताया था, ओके, V का वैल्यू बता दे रहा हूँ, इट इज़ 220 वोल्ट्स। तो V का वैल्यू हम लोग रख देते कि 220 डिवाइडेड बाई कितना है 8, तो कितना आएगा 2 4 जा 8, 2 11, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 10, और कितना आ रहा है 2 2 2 जा 4, 2 2 4 5 1, 2 7 जा 14.5, ये आ रहा है। 2 4 जा 8, 2 1, 2 2 जा 4, ठीक है, बराबर। तो देखो इतना I का वैल्यू आया, कितना आया 27.5 एम्पियर। कोई दिक्कत है? ये टोटल, ये भी आंसर नहीं आया, ये बस बता रहा है कि टोटल सर्किट का इलेक्ट्रिक करंट है, क्योंकि कोई भी सर्किट का इलेक्ट्रिक करंट निकालने के लिए हमको टोटल रेजिस्टेंस और टोटल वोल्टेज जानना पड़ेगा। V/R करो, वेणुगोपाल अय्यर, ये फॉर्मूला हम लोग ने सीखा था। वाह भाई वाह, 27.5 एम्पियर। अब समझना पड़ेगा, हम लोग को पता है कि ये और ये दोनों मिलके, देखो ये दोनों मिलके अगर मैं इसको रीड्रॉ करता हूँ, शॉर्ट में रीड्रॉ कर रहा हूँ कि ये 4 ओम है, और ये दोनों पैरेलल मिलके, बाकी चीज़ में ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ये 4 ओम आने वाला है। ये और ये तो सीरीज बना रहा है ना, ये और ये सीरीज बना रहा है, ये दोनों मिलके 4 ओम अगर मैं कन्वर्ट कर दिया तो ये और ये तो मिलके सीरीज बना रहा है, और करंट सीरीज कनेक्शन के अंदर से जाएंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, इट विल बी अनचेंज्ड। सो दैट इज वाई कि इधर जो करंट आएगा ये इधर से 27.5 करंट इधर से भी जाएगा, और कुल मिला के अगर मैं देखूँ टोटल 27.5 इन दोनों से जा रहा है, मगर 27.5 आएगा तो उसका आधा इधर चला जाएगा, उसका आधा इधर चला जाएगा। ये हम लोग ने पिछले वाला, अगर तुम पावर का अच्छे न्यूमेरिकल सीखे थे तो उसमें 3 एम्पियर करंट आया था, तो पैरेलल कनेक्शन में अगर सेम रेजिस्टेंस रहता है तो वो 1.5 और 1.5 एम्पियर में डिवाइड हो गया था, अगर तुम पीछे न्यूमेरिकल किए होंगे तो इसमें भी वही हो रहा है कि इन दोनों से कुल मिला के 27.5 जाएगा, और 27.5 इधर और इधर डिवाइड हो जाएगा। मगर सीरीज कनेक्शन में सर्किट का जितना करंट रहता है वो हर एक सीरीज रेजिस्टेंस के थ्रू जाता है। सर्किट का टोटल करंट जो रहेगा वो हर एक सीरीज में कनेक्टेड जितना भी रेजिस्टेंस रहे उसके अंदर से सेम ही जाने वाला है। तो 27.5 एम्पियर सिर्फ पूरा सीरीज का इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, 4.5 एम्पियर से भी 27.5 एम्पियर करंट ही आएगा। सो द I passed through 4 एम्पियर is 4 ohm is 27.5 एम्पियर।
समझ में आया? ये आर पैरेलल को मैंने क्यों लिख दिया? अब देखो तुमको वही मेहनत करना पड़ता 1/8। अरे भाई मेरे को मिल गया था आर पैरेलल, तो मैं आर पैरेलल को डाला, प्लस किया, आई निकाला। अब आई जो पूरा सर्किट का होता है, हर एक सीरीज का करंट भी, हर एक सीरीज का रेजिस्टेंस के अंदर भी उतना ही इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, आई कांस्टेंट हो जाता है। ये हम लोग डेरिवेशन के टाइम भी पढ़े थे और अलग अलग न्यूमेरिकल में भी डिस्कस किए हुए हैं। पैरेलल में डिवाइड हो जाता है करंट, यानी 27.5 इधर तक तो 27.5 ही आएगा, जैसे ही अंदर घुसा 27.5 का आधा इधर चला गया, उसका आधा उधर चला गया, फिर दोनों मिलके बाहर आके, या हम लोग आएंगे उसके बाद वाला क्या किस्सा हो रहा है, आएंगे बाद। ये बी का आया, कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, इसको मैं रब कर देता हूँ, ये वाला। अच्छा, लिख लो इसको। अब ये पूछा जा रहा है कि इसका करंट तो मिल गया, अभी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है सर, वोल्टेज कितना है सिर्फ इसका? तो देखो सिर्फ 4 ओम का कितना वोल्टेज, क्योंकि देखो हम लोग ने करंट कांस्टेंट ये भी जाना था और ये भी जाना था कि वोल्टेज डिवाइड हो जाता है सीरीज कनेक्शन में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा, ये क्या पूछा कि पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कितना। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए समझना पड़ेगा कि करंट तो कांस्टेंट होता है, मगर वापस तुम लोग जाओ, पिछले वाले लेक्चर में डेरिवेशन में बताया गया था, अगर सीरीज होता है कनेक्शन तो सीरीज में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग है, और ऐसा अगर होता है तो वोल्टेज क्या हो जाता है, डिफर हो जाता है। इधर V1 इधर V2, यानी जो टोटल वोल्टेज था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 2 पार्ट 3 पार्ट, इक्वल होगा ऐसे ज़रूरत नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, वो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। मगर सीरीज में क्योंकि इसका स्टार्टिंग इसका एंडिंग अलग, इसका स्टार्टिंग इसका एंडिंग अलग, तो तब क्या होता है, वोल्टेज क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। जो वोल्टेज इधर है वो वोल्टेज इधर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये सीरीज में है। अगर सब रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो मेन पावर का और पैरेलल कनेक्शन का सेम होता, मगर इसमें सब रेजिस्टेंस तो पैरेलल में कनेक्टेड है नहीं है, कुछ इधर 2 पैरेलल में, एक सीरीज में है। तो उसके लिए हम लोग को सिंपल, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। सीरीज में हम लोग को बस इतना कॉन्सेप्ट रखना चाहिए कि इधर 220 वोल्ट हम लोग नहीं लिख सकते, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, करंट कांस्टेंट रहता है, और पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है, वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, अगर पूरा सर्किट पैरेलल में होता तब। अच्छा, इस 4 ओम रेजिस्टेंस का हम लोग को पता चल गया है कितना है, 4 ओम। इसको मैं चलो ऐसे ही नाम दे दूँ 4 ओम। इसका इलेक्ट्रिक करंट कितना हो गया, 27.5 एम्पियर। तो वोल्टेज कितना होगा भाई साहब, V = I × R होगा। तो 27.5 × 4 मल्टीप्लाई करके देख लो, 5 4 जा 20, 2 7 4 जा 28, 33 एंड 4 2 जा 8, 9 10 11, यही आ रहा है। 5 4 जा 20, 2 7 4 जा 28, 30, 0 आया, 3 ऊपर रहा, और 4 2 जा 8, 9 10 11, 110 वोल्टेज, यानी 220 का एक तरीके से समझ सकते हो आधा हो गया। क्यों मालूम है, इसका भी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ये दोनों मिलके कितना बन गया था, 4 ओम, ये दोनों मिलके 4 ओम, दोनों इक्वल रेजिस्टेंस में बढ़ गया। तो ये वोल्टेज भी जो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ ना, वो भी इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ। उसका रीज़न क्या है, इसका भी जितना रेजिस्टेंस, इसका भी उतना रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, इसके लिए ऐसा है। पूरा वोल्टेज का आधा हो गया, 110 वोल्ट। क्लियर? अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, ये पार्ट कितना हुआ, ये हुआ सी पार्ट। अब डी पार्ट ये बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि बताओ इसके अंदर पावर अब कितना है। एक ही साथ देखो रिलेटेड। मैं इसके लिए ये क्यों लेक्चर करवाया, ताकि समरी हो जाए सब चीज़ का एक बार, और थोड़ा सा अच्छा लेवल ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि बीच में ऐसा कुछ ऊट पटांग अचानक बीच से निकालने देता तुम घबरा जाते। अच्छा, डी पी तुमको निकालने दिया है किसका, ये 4 ओम का, ये 4 ओम का इसका पावर निकालने दिया। अच्छा, तुम्हारे पास बहुत सारे चीज़ है,
तो तुम एक काम कर लो, P इज इक्वल टू, जो तुमको सबसे इजी लगता है, इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा क्योंकि थोड़ा अटपटा नंबर है, तो P को तुम V स्क्वायर बाई R से निकाल सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है। तुम I स्क्वायर R से भी निकाल सकते थे क्योंकि तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक करंट भी था, मगर वोल्टेज भी तो है, सिंपल हो जाएगा कैलकुलेशन। तो 110 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 कर दो, जो आंसर आया वो तुम्हारा 121 और 2 0 आ गया, इसको 4 से डिवाइड कर दो, जो भी डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा उतना वाट इसका पावर बन जाएगा। क्लियर? वोल्टेज तुम्हारे पास, रेजिस्टेंस तुम्हारे पास 4। सिंपल जा रहा है ना, एकदम मजेदार। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन। अब ये पूछा जा रहा है कि ये एमीटर और ये एमीटर में क्या कोई फर्क आएगा करंट के रीडिंग में? विल देयर बी एनी डिफरेंस? लास्ट में पूछा गया है, विल देयर बी एनी डिफरेंस इन द रीडिंग? द आंसर विल बी नो। अब देखो भाई, मैंने बोला था ना कि इसका बाद वाला कहानी मैं बाद में बताऊंगा। इधर से करंट जा रहा है, इसमें बाधा मिला, करंट जो भी मतलब बाधा, कुल मिला के रेजिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है। बात को समझो, इधर अगर सिर्फ 4 रहता तो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा आता, इधर भी 4 हो रहा है और इन दोनों को मिला के 4 हो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा सा कम हो गया। कितना कम हो गया? 27.5। अब इधर से 27.5 जा रहा है, गया, रीडिंग आया, तो इधर 27.5 इसका रीडिंग आ गया। चलो, अब ये इलेक्ट्रिक करंट गया, इसमें क्या हो गया? ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। इक्वल पार्ट में क्यों डिवाइड हो गया? क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस सेम पार्ट होके आया, और दोनों जैसे कि पानी मान के चलो गया दोनों नदी से, और दोनों नदी में गया और वापस दोनों मिल गए, तो जो दोनों करंट इसमें डिवाइड हो गया था, ये जब वापस आएगा तो वापस 27.5 एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा ना, कोई फर्क थोड़ी ना आएगा, क्योंकि इन दोनों में डिवाइड हो गया, कम हो गया। अब दोनों बाहर जब निकलने के बाद उतना ही करंट आया, और आने के बाद चलते जब इधर पहुंचेगा तो इधर भी मेरे को 27.5 एम्पियर ही करंट मिलने वाला। बात को समझ में आया? ये पैरेलल में है, इनमें अलग होगा, इनमें अलग करंट होगा, मगर इन दोनों को जब खत्म हो गया, इन दोनों ये जब मीट हो गया, यूनाइट हो गया, तब क्या होगा? इसके बाद जो करंट शुरुआत में था वो करंट हमको बाद में भी मिलने वाला है। तो A1 और A2 का नो, देयर विल बी नो डिफरेंस। और इससे भी तुम समझ सकते हो, और एक लॉजिक से भी, कि 8 ओम और 8 ओम ये दोनों पैरेलल होने की वजह से इनका जो नेट रेजिस्टेंस था, टोटल रेजिस्टेंस था, वो कितना हुआ था? 4 ओम। अब एक बात सोचो, ये भी 4 ओम, ये भी 4 ओम, हम लोग ने पहले ही डिस्कस किया, जो इलेक्ट्रिक करंट है इनसे भी इक्वली पास होगा, इनसे भी उतना पास होगा, अंदर कुछ भी हो रहा है, मगर कुल मिला के अगर इसको मैं अभी पैरेलल ना सोच के अगर एक रिजल्टेंट रेजिस्टेंस पकड़ लूँ, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है कि ये करंट सेम टू सेम कांस्टेंट जाने वाला है, तो इधर भी जितना करंट जाएगा इधर भी उतना करंट आएगा। ऐसे भी तो सोच सकते हो। अंदर भले मतलब तुमको मान के चलो तुमने देखा ही नहीं, अंदर आया, डिवाइड हुआ, वापस जुड़ गया, ये किस्सा हुआ, मजा आया? अच्छा न्यूमेरिकल था ना? बस इसको मिटा दो। चलो नोट कर लो पॉज करके। ये कंडक्टर है, ठीक है, एक वायर है, उसका जो लेंथ है, लेंथ क्या हुआ? L को क्या किया गया? डबल, ठीक है। उसका जो तार का क्रॉस सेक्शन यानी जो तार का मोटाई, मोटापा बोल सकते हैं, तो एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो कितना किया गया है? 1/3 पतला कर दिया है, 1/3 पतला कर दिया। अच्छा, और इंफॉर्मेशन क्या है? उसका जो रो है वो कितना बढ़ गया? 5 गुना, 5 टाइम्स बढ़ गया है। ये चेंज के बारे में बात कर रहे हैं। जो ओरिजिनल था उसका मान के चलो L था, ओरिजिनल जो कंडक्टर था, उस कंडक्टर से उसका लेंथ डबल कर दिया। डबल कर दिया मतलब उसका लेंथ नया वाला जो है वो 12 हो गया। ये ओल्ड, ये न्यू। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं
कि न्यू लेंथ को एल डैश का वैल्यू आ गया 12, न्यू जो एरिया आया वो आ गया ए डैश, पहले ए था वो कितना आ गया a/3। हाँ कर सकते हैं। अच्छा जो रो था ये तो पहले से रो था मगर अभी आ गया रो डैश, मटेरियल भी चेंज कर दिया अंदर का और वो कितना हो गया 5 गुना बढ़ गया, 5 टाइम्स इंक्रीज हो गया ना। तो ये सब होने के वजह से ये कितना हो गया 5 रो। अब वो लोग पूछ रहे क्वेश्चन क्या पूछ रहे, देखो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। वो लोग पूछ रहे कि उसको अगर V वोल्टेज हम लोग, ये एक रेजिस्टेंस था R, उसको हम लोग V वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे और मान के चलो I करंट मिल रहा था। डायरेक्टली ये पूछा गया व्हाट विल बी द चेंज इन द इलेक्ट्रिक करंट इफ V अमाउंट ऑफ वोल्टेज इज अप्लाइड। V वोल्टेज उसको अप्लाई कर रहा था। इस स्थिति में जो उसका जब लेंथ L था, A था, रो था, उसका एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस था, वो कितना था R। वो रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, याद करो, रो L/A, ये उसका रेजिस्टेंस था। तो जब इस स्थिति में उसको V अमाउंट ऑफ वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा था तो वी एज्यूम कि उसका इलेक्ट्रिक करंट कितना आ रहा था I, यानी ओल्ड का इलेक्ट्रिक करंट था I। अब ये पूछ रहा है कि उसका I कितना, I डैश कितना होगा, करंट कितना चेंज होगा। बोलो बहुत हार्ड लग रहा है? नहीं, बहुत सिंपल है। पहले तो हम लोग निकालते कि ये सब जब लंबा कर दिया, यानी इसको पतला कर दिया, मैं पतला ड्रॉ कर रहा हूँ, लंबा कर दिया, मटेरियल चेंज कर दिया, तो अभी रेजिस्टेंस कुछ अलग होगा और रेजिस्टेंस का ये न्यू जो किस्सा हो रहा है उस रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या आने वाला है, रो डैश L डैश बाई A डैश। ठीक, ये उसका रेजिस्टेंस है। अच्छा देखते रेजिस्टेंस क्या आता है, कितना चेंज आता है रेजिस्टेंस में। रो डैश का वैल्यू कितना हो गया है 5 रो, L डैश का वैल्यू कितना हो गया है 2L, A डैश का वैल्यू कितना हो गया है A/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 30, 5 2 जा 10, 3 ऊपर गया, 10 3 जा 30, रो L/A। रो L/A को हम लोग क्या बोलते हैं, सोचो, R। रो L/A ये R का वैल्यू था, यानी 30R लिख सकता हूं क्या मैं। रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस पहले रेजिस्टेंस से 30 गुना बढ़ गया। इसी तरीके से तुमको छोटा मोटा इतना सारा चेंज तो नहीं दिया जाता है, बहुत ही सिंपल अमाउंट लेवल का ऐसे न्यूमेरिकल दिया जाता है अगर बोर्ड के लेवल में देखा जाए तो। ये मैं बार बार बोला कॉम्पिटिटिव ओलंपियाड लेवल में है। बाकी तुमको बोला था बस लेंथ 2 गुना बढ़ गया या आधा हो गया, तो तुमको क्या करना है, जो लेंथ बदला उस चेंज को लिखना है कि कितना गुना बढ़ गया या घट गया। एरिया को चेंज करना है, वैल्यू को बिठाना है कि जो नया रेजिस्टेंस आया उसका रो डैश, मतलब अगर रो भी चेंज होता है तो ज़्यादातर रो तो चेंज नहीं करते, तो उसका L डैश का वैल्यू, A डैश का वैल्यू बिठाना है, कैलकुलेट करके देखना रहता है कि जो न्यू रेजिस्टेंस वो पुराना रेजिस्टेंस से कितना बड़ा रहता है। तो तुम L डैश के अंदर L भी आ गया, A डैश के अंदर A भी आ गया, यानी पुराने जो रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाता है, नंबर को कैलकुलेट करके हम लोग को मालूम चल जाता है कि न्यू रेजिस्टेंस कितना टाइम्स हायर या कितना टाइम्स लोअर होता है। ये बोर्ड के लेवल में हम लोग पहले इसका न्यूमेरिकल कर चुके। अभी क्या हो रहा है, ये एकदम एक साथ सब कुछ मैं मिला के करवा रहा हूँ कि चलो लेंथ बोल दिया, एरिया, मतलब कुछ भी दे, हम लोग के लिए कोई चीज़ असंभव ना हो। वाइब्रेनियंस को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए भाई, हम लोग वाइब्रेनियंस है, ओके, हम लोग वाइब्रेट करके मैच कर देते, हमारे अंदर इतना वाइब्रेशन एनर्जी है। अच्छा अब देखो R डैश का जो वैल्यू आया वो इस तरीके से निकला, बोलो कोई प्रॉब्लम है। L डैश जो चेंज हुआ, A जो चेंज हुआ, उसका फॉर्मूला क्या है, रो डैश L डैश बाई A। पहले कितना था, रो L बाई A, तो रो डैश कितना हुआ 5 रो हुआ, L डैश कितना हुआ 2 गुना बढ़ा, A कितना हुआ, नंबर को ऊपर लेके गए, A नीचे ही रहा, 30 हो गया। रो L बाई A मतलब क्या है, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू दे रहा है, यानी पिछले वाले रेजिस्टेंस से 30 टाइम्स बढ़ गया है ना। अच्छा अब अगर बढ़ गया तो अब करंट भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो V इज इक्वल टू, हम लोग को I निकालना है, तो एक काम करते हैं, ओल्ड रेजिस्टेंस के लिए हम लोग पहले काम करते हैं। ओल्ड रेजिस्टेंस के लिए कितना हुआ, V
बाई आर इज इक्वल टू आई आता, V बाई आर इज इक्वल टू आई आता है ना। तो वोल्टेज अभी भी सेम है, मगर न्यू रेजिस्टेंस में क्या आ गया, V बाई आर डैश आ गया, रेजिस्टेंस चेंज हो गया, रेजिस्टेंस चेंज तो इलेक्ट्रिक करंट चेंज, वो आई डैश होगा। मगर पिछले वाले से कितना बढ़ेगा, वही तो पूछा गया है कि करंट कितना गुना चेंज हो जाएगा। तो देखो, तो V बाई 30 आर डैश का वैल्यू कितना है 30 आर डैश इज इक्वल टू 30 आर डैश का ये वैल्यू है, तो मैं आर डैश का वैल्यू बिठाया इज इक्वल टू आई डैश। अच्छा, इस किस तरीके से सब्सटीट्यूट किया जाता है, देखो बहुत सिंपल मैथ रहता है, ये देख के झमेला लगता है। आई का वैल्यू V बाई आर के बराबर, इधर तुमको V बाई आर दिख रहा है, V बाई आर को पुट करो, V बाई आर मतलब क्या है आई, तो आई तो ऊपर ही रहेगा ना, आई ऊपर ही रहेगा, तो V बाई आर के जगह में मैंने बस आई को पुट किया, तो आई बाई 30 इज इक्वल टू आई डैश। क्योंकि 30 टाइम्स इलेक्ट्रिक करंट बढ़ गया तो 30 टाइम्स रेजिस्टेंस बढ़ गया तो 30 टाइम्स इलेक्ट्रिक करंट बढ़ गया। ये कॉन्सेप्ट से हो जाता, बट आई हैड टू प्रूव यू, अदरवाइज तुम विश्वास क्यों मानते। हम लोग ऑलरेडी पता है कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, वोल्टेज तो कांस्टेंट है, तो वोल्टेज से तो कोई लेना देना नहीं है। तो रेजिस्टेंस अगर 30 गुना घट गया तो करंट भी 30 गुना बढ़ जाएगा। इतना ही निकाल के तुम लोग डायरेक्टली स्टेटमेंट दे सकते थे, बट दिस इज द प्रूफ कि अगर कोई चीज़ जितना गुना रेजिस्टेंस अगर 30 गुना बढ़ गया तो ये 30 गुना घट जाएगा, 5 गुना बढ़ गया तो 5 गुना घट जाएगा। और इस तरीके से हम लोग कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। बहुत सिंपल रहता है ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना। किस तरीके से हम लोग बस नंबर करके उसके अंदर से हम लोग को ओल्ड वाला वैल्यू को रिप्लेस करके बिठा देना है। इसमें भी वही किया, आर डैश आया बिठाया, चलो आई डैश भी आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग सब लग रहा है ये भी नया आया, ये भी नया आया, किसका मैं वैल्यू निकालूं। तो V बाई आर डैश के जगह में भी तो R आने वाला था, V आर डैश के जगह में R आ गया था, ऊपर तो V पहले से था, तो V बाई आर के जगह ओल्ड वैल्यू मिलने की वजह से हम लोग को क्या हो गया, पूरा चीज़ मिल गया। द इलेक्ट्रिक करंट विल बी डिक्रीज्ड बाई 30 टाइम्स। तो बहुत मज़ेदार मैथ्स हुआ। इसके ऊपर हम लोग एक PDF विल बी गेटिंग आफ्टरवर्ड्स ऑफ कोर्स, क्योंकि जब कुल मिला के हम लोग का ऐप्स के अंदर हम लोग और डेवलपमेंट करेंगे तो जो सेक्शन नोट सेक्शन रहेगा उसमें हम लोग को सब ये चैप्टर हो गया, तुम प्रैक्टिस करो, उसके बाद तुमको एक से एक न्यूमेरिकल इजी से लेके जो भी हम लोग ने करवाया है उसको PDF के फॉर्म में मिल जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहो, हैप्पी लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद।